नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आप सबके पास मात्र अब 2 से 3 दिन रह गए हैं और हम उसी कड़ी में आप लोगों के साथ सुपर प्रश्नों की मैराथन क्लास ले रहे हैं सभी विषयों की। तो सभी विषयों की मैराथन क्लास आप लोग देख रहे हैं और प्यार भी दे रहे हैं। ऐसे ही हम लोग आज फिर आप लोगों के लिए बाल विकास के सुपर प्रश्न लेके आ गया हूँ प्यारे मित्र आप सबके साथ में। आज हम सुपर 100 प्रश्न करेंगे, वो ये फुल स्पीड के साथ में। तो आप लोग भी प्रश्नों को पढ़ते जाना और उत्तर करते जाना। चलिए पहला प्रश्न आप सबके साथ शुरू करूंगा मैं। यदि आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे प्यारे सभी साथियों आप सबका स्वागत करता हूं मैं इस शानदार चैनल पर, शानदार क्लास में। यहां पर सभी चैनल शिक्षक हैं जो आपको तैयारी करवा रहे हैं फ्री में पूरी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको सारी तैयारी हो सके। पहला प्रश्न लूंगा आपके साथ में, निम्न में से कौन सा अधिगम का शिक्षण स्तर नहीं है। अधिगम का अर्थ आप सबको पता है, अधिगम का मतलब होता है सीखना, और शिक्षण का स्तर पूछा है अवबोध स्तर, चिंतनशील स्तर, स्मृति स्तर, या फिर लास्ट में आता है दूरवर्ती स्तर। बिल्कुल आप लोगों का उत्तर जाएगा दूरवर्ती स्तर। प्यारे मित्रों, अधिगम के स्तर में अवबोध का स्तर, अवबोध मतलब होता है समझ, चिंतनशील मतलब होता है तर्क वितर्क करना, विचार विमर्श करना, स्मृति स्तर मतलब होता है चीज़ों को याद रखना। ठीक है, तो लास्ट में जाता है दूरवर्ती स्तर नहीं होता। प्यारे साथियों, शेयर भी करना है आप सबको। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, वे हैं। मॉरिसन साहब ने बोध स्तर के शिक्षण के 5 प्रतिमान बताए हैं, 5 पद बताए हैं। उन्हें बताना है आपको। प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन व्यवस्था, आत्मीकरण, वाचन, अभिव्यक्तिकरण। इन्हें आपको क्रम से बताना है। देखिए यहाँ पर क्रम दिए हुए हैं, आपको ध्यान रखना है 2 1 4 3 5। 2 1 4 3 5 इसका मतलब क्या, पहले खोज आता है, फिर प्रस्तुतिकरण आता है, फिर आपका जाता है संगठन व्यवस्था। 2 1 4 3 5। अच्छा, संगठन व्यवस्था बाद में आता है, पहले आत्मीकरण आता है, फिर आपको संगठन व्यवस्था आता है, फिर लास्ट में वाचन अभिव्यक्तिकरण आता है। तो मॉरिसन साहब ने बोध स्तर के 5 पद बताए हैं, आप लोगों को पद याद रखने हैं। अच्छा, आगे लेके चलता हूं आप लोगों को मैं। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद कौन होता है। प्यारे मित्रों, जब हम बात करते हैं माइक्रो टीचिंग की, आप लोग ध्यान रखना है, माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद पूछा है। प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना, प्रस्तावना। जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले हम लोग योजना बनाते हैं उस कार्य की। तो यहाँ पर आपका माइक्रो टीचिंग करने का सबसे पहला प्रथम चरण होता है योजना बनाना। ठीक है, चलिए आगे लेके चलूंगा मैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है और आपको हर 10 प्रश्न के बाद अपने उत्तर भी बताने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, लास्ट में आता है आपका निगमन से आगमन की ओर। अब आपको ये वाला प्रश्न तो मैंने कई बार बताया आपको। जब हम बात करते हैं किसकी, आप लोग ध्यान रखना इस प्रश्न को उत्तर तो आप लोग कर लेंगे निगमन से आगमन की ओर। ऐसा कोई शिक्षण विधि नहीं होती, बल्कि ये दोनों शिक्षण विधि खुद हैं। आपको पता है आगमन विधि क्या होती है, मैंने पहले ही बताया आप लोगों को। आगमन विधि क्या है, निगमन विधि क्या है, दोनों के उदाहरण देख के मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आगमन विधि किससे कहते हैं और निगमन विधि किससे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रश्न क्रमांक 5, निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। प्यारे मित्रों, बताना है अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। शिक्षाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय सूचनाएं देने वाला। ध्यान रखना है अपने को, ऑटोक्रेटिक, ये शिक्षाचारी क्या नहीं होती, अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं होती। बाकी जनतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक, मतलब सभी के विचारों को महत्व देना, सहानुभूतिपूर्ण भी होता है, वांछनीय सूचना देने वाला भी होना चाहिए। आगे चलते हैं, सुमेलित करना है आप लोगों को। एनिमल इंटेलिजेंस, गेस्टाल्ट, पुनर्वनन अनुसूची, सारगर्भिता का नियम, अनुकूलन। प्यारे मित्रों, जब हम बात करते हैं स्किनर अनुकूलन का, तो अनुकूलन दिया था, आप लोगों को ध्यान रखना है। ये अनुकूलन की जब बात करते हैं ना, आपको इसमें मैच करना है। ठीक है, मैच करने जब बात करते हैं अपन लोग तो ध्यान रखेंगे आप लोग। पुनर्वनन व अनुसूची स्किनर साहब का है। सारगर्भिता का नियम ध्यान रखेंगे, ये वाला, ये गेस्टाल्ट का है, मतलब सारगर्भ मतलब पूरा एक रूप में होता है। एनिमल इंटेलिजेंस की जब बात करते हैं तो थॉर्नडाइक का आता है ना, ए नंबर का 3rd, और पुनः और साथ में आपका ये अनुकूलन साहब पियाजे साहब का जाता है। ठीक है, याद रखेंगे इस तरह से। आगे लेके चलता हूँ मैं। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। आप लोग पता है कोई भी एक कौशल हो उसमें पूर्व ज्ञान का, हम बात करते हैं हार्वर्ड की पंचपदी। प्यारे मित्रों, जब हम बात करते हैं हार्वर्ड साहब की पंचपदी की, मैंने सुबह वाली क्लास में आप सबके लिया था। हार्वर्ड की पंचपदी 5 पद इन्होंने दिए हैं पाठ्य योजना निर्माण के।
पाठ्य योजना निर्माण के 5 पद दिए हैं, उसमें से प्रस्तावना पहला होता है। प्रस्तावना हम लोग क्या करते हैं, पूर्व ज्ञान का आकलन करते हैं प्रश्नों के द्वारा, कविताओं के द्वारा, कहानियों के द्वारा, है ना। तो प्रस्तावना पहला होता है और पूर्व ज्ञान का परीक्षण करना ही क्या कहलाता है, प्रस्तावना कौशल कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे लेके चलता हूँ। याद रखेंगे आप लोग कि हार्वर्ड साहब ने कितने पद दिए हैं वो बताएंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू, प्रश्न का ऑप्शन पढ़ेंगे आप लोग। आउट ऑफ द बॉक्स के बारे में पूछ रहा है, अनुकूलन चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन या अभिसारी चिंतन। प्यारे मित्रों, प्रश्न का उत्तर देंगे आप लोग। ध्यान रखना, जब हम बात करते हैं आउट ऑफ द बॉक्स की, इसे कहते हैं अपन खुला विचार, है ना। इसे अपन लोग हिंदी में और एक और नाम से जानते हैं, बहिर्मुखी। प्यारे मित्रों लिखेंगे बहिर्मुखी, एक मिनट, बहिर्मुखी चिंतन वाले व्यक्ति, इसे अपन लोग कहते हैं बहिर्मुखी। 2 प्रकार के बालक होते हैं, एक होता है अंतर्मुखी और एक होता है बहिर्मुखी। तो हम बात करते हैं कॉन्वेक्स की। प्यारे मित्रों, क्या बात करते हैं, कॉन्वेक्स की, मतलब खुला हुआ, कॉन्वेक्स मतलब खुला हुआ। तो इसकी हम बात करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अपसारी चिंतन। अपसारी मतलब ध्यान रखना डाइवर्जेंट थिंकिंग, मतलब खुले मन से सोचने वाला। ठीक है, चलिए आगे लेके चलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है, आप बताएंगे। कंडेंसेशन थ्योरी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। संघनन सिद्धांत अधिगम से, अभिप्रेरणा से, स्मृति से, सृजनात्मकता से। ठीक है, चलिए स्मृति से संबंधित है संघनन का सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखने जाना आप लोग। जब हम बात करते हैं सृजनात्मकता की, तो सृजनात्मक बालक जो होते हैं प्यारे मित्रों, उनकी बुद्धि लब्धि लिखेंगे आप लोग। सृजनात्मक बालक की बुद्धि लब्धि होती है 90 से 110 नोट करते जाएंगे। ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कहीं नहीं मिलेंगी। बुद्धि लब्धि सृजनात्मक बालक की 90 से 110 होती है। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि आपको पता है 120 से 140 तक होती है, 140 से ऊपर भी कह सकते हैं। बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला आप लोग मुझे बताएंगे, आईक्यू का फॉर्मूला बताएंगे कमेंट बॉक्स में, आईक्यू का फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में। लेके चलता हूँ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक शिक्षक प्रश्न बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की डैश के बारे में चिंतन करता है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा आप लोगों को, प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए। चलिए ऑप्शंस को पढ़िए ध्यान से, समझ में आ गया है प्रश्न। जब हम बात करते हैं प्यारे मित्रों किसकी, मतलब एक शिक्षक ने प्रश्न पत्र तैयार किया, फिर वो जांच कर रही है कि जो प्रश्न है वो परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्य, मतलब आपने जो प्रश्न पत्र तैयार किया है वो किस व्यक्तिगत शिक्षण उद्देश्यों की जांच कर रहा है, क्या उस उद्देश्य की जांच करने में सक्षम है या नहीं है, तो वो किस प्रकार की विशेषता है, ये मूल्यांकन की विशेषता कहलाती है और प्रश्न पत्र की भी विशेषता कहलाती है। वैधता, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना, प्रश्नों के प्रकार, विश्वसनीयता। आप लोगों को उत्तर बताएंगे आप लोग जल्दी से। यहाँ पर प्यारे मित्रों विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की डैश के बारे में चिंतित है। यहाँ पर आपको उत्तर विश्वसनीयता होगा प्यारे मित्रों। क्या होगा, विश्वसनीयता, मतलब वो विश्वसनीय है कि नहीं है, मतलब रियलेबिलिटी है, मतलब जिस उद्देश्य को लेके वो प्रश्न पत्र तैयार किया गया है क्या वो बिल्कुल है या नहीं है। ठीक है, चलिए मतलब विश्वसनीयता इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलता हूँ लेके आप लोगों को मैं। अच्छा, यहाँ कुछ ऑप्शन और देख लीजिए। वैधता की बात करते हैं अपन लोग, वैधता लिखना आप लोग। वैधता मतलब ये कि जब प्रश्न आपका उत्तर हो गया, बच्चों ने उत्तर दे दिए, उत्तर देने के बाद एक टीचर ने उसे चेक किया, चेक करने के बाद उसने मान लो उसको 10 नंबर दिए उस पेपर के उत्तर में, और जब हम दूसरे टीचर उसको चेक करते हैं, जब कोई दूसरा अलग टीचर उसको चेक करता है तो भी उसके 10 नंबर आने चाहिए, मतलब उसकी वैधता हो, वैलिडिटी हो, मतलब वैलिडिटी कम ना हो, किसी प्रकार में शामिल कर दें उसकी वैधता कम नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये होता है वैधता और विश्वसनीयता। आगे लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां, बच्चों द्वारा जो भी गलतियां त्रुटियां की जाती हैं वो क्या हैं। बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर। अब आप मुझे 10 प्रश्न हो गए, 10 प्रश्न में आपने कितने उत्तर किए हैं। अब आप लोग कैसे उत्तर देते हैं, पूरे दे देते हैं उत्तर पूरा नहीं देना है आपको। 10 में से कितना सही किया आपने यहाँ दे, जैसे मान लो 10 में से 8 सही किया तो 8/10 ऐसा करना है, फिर अगले 20 में देना है आपको, क्योंकि 100 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियाँ और त्रुटियाँ बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए
और कठोरता की निपटाई की जानी चाहिए? बताएंगे प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। मतलब क्या कि बच्चों ने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा और क्या कमी आई है उनके सीखने में, उसकी जांच करने के लिए हमारी त्रुटियां हमारे लिए सहायक होती हैं। चलें, नंबर 12 देखिए ध्यान से। समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति के बारे में पूछ रहा है। प्रकल्पना का निर्माण करना, प्रकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता करना, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। बताएंगे प्रश्न का उत्तर। जो भी हम समस्या समाधान करते हैं उसके पहला चरण होता है समस्या के प्रति जागरूकता, प्रॉब्लम अवेयरनेस। मतलब क्या समस्या, उसके बारे में जानकारी तो हो आपको। कोई भी बच्चों के समस्या समाधान करना है, बच्चा मान लो स्कूल नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा है, उसकी समस्या की जानकारी प्राप्त करो ना, फिर उत्तर निकालोगे। ठीक, इस तरह से पहला चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। आत्म केंद्रित व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है। वही मैंने बताया आप लोगों को अभी पिछले क्वेश्चन पे कि आत्म केंद्रित या फिर अंतर्मुखी कहते हैं अपन, वही होता है उत्तर इसका। आत्म केंद्रित को ही अपन अंतर्मुखी भी कहते हैं। लेके चलूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। बिल्कुल, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण, ये किस विधि के सोपान है? निगमन विधि, आगमन विधि, अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन। जहां भी आपको उदाहरण दिखे ना, सबसे पहले उदाहरण जहां दिखे वहां आपका आगमन विधि आता है, और जहां आपको सिद्धांत नियम दिखे वहां पर निगमन विधि आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर खट्टे हैं, डैश का उदाहरण है? दमन, प्रतिगमन, यौक्तीकरण, प्रतिक्रियाकरण। बताएंगे उत्तर। बताएंगे उत्तर। बताएंगे रैशनलाइजेशन। प्यारे मित्रों, रैशनलाइजेशन, अंगूर खट्टे हैं, यौक्तीकरण कहलाता है। आगे लेके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु समूह के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम शामिल किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा ही आएगा पेपर में, देख लेना, ये पेपर में आएगा ही आएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। शिक्षण का सत्तावादी मतलब एक पक्ष, ध्यान रखना है, शिक्षक केंद्रित। अब आप लोग मुझे बताएंगे शिक्षण को त्रिमुखी किसने कहा है? बहुत बार पूछा है मैंने आप लोगों से, शिक्षण को त्रिमुखी किसने कहा है? और त्रिमुखी में शिक्षक, शिक्षार्थी, यहां पर क्या आएगा? यहां पर क्या आएगा? शिक्षक शिक्षार्थी हो गया, तो तीसरे नंबर स्टेप पे क्या आएगा आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आगे लेके चलूंगा मैं। मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, प्रश्न का उत्तर बताएंगे। आध्यात्मिक मूल्य, येन केन प्रकारण, धनार्जन का मूल्य, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य। मूल्य समझते हैं आप लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज होता है, तो यहाँ पर धनार्जन का कोई मूल्य नहीं होता, बाकी सबका मूल्य होता है, वैल्यूज होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? स्मृति स्तर और बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? अन्वेषण, सामान्यीकरण, तैयारी, प्रस्तुतिकरण। बताएंगे प्रश्न का उत्तर। जब हम बात करते हैं स्मृति स्तर बोध स्तर के शिक्षण के प्रतिमान की संरचना में सोपान उभयनिष्ठ सोपान की, तो बताएंगे आप लोग प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण क्या होता है? इन सब में कॉमन होता है। ठीक है, चलिए आगे लेके चलता हूं मैं। ये 20 प्रश्न हो रहे हैं आप लोगों के। 20 प्रश्न में कितने सही किए आप लोगों ने उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान व्यक्तिक, सामाजिक, अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण, व्यवहार परिमार्जन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन। इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखेंगे सूचना प्रक्रियाकरण, सूचना प्रक्रियाकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। और लास्ट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे कूट 1 और 3, 1 और 2, 2 और 3 और 1, 2, 3। जब हम बात करते हैं शिक्षण व्यवस्था में सुधार की, तो खंड व संकुल स्तर की भागीदारी बढ़नी चाहिए। ठीक है, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों। ठीक है, और अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद, मतलब तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? स्वतः शोध के, एल्गोरिदम के, मानसिक वृत्ति के, प्रक्रियात्मक स्थिरता के।
पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण इनमें से किसके उदाहरण है। प्यारे मित्रों, आप सबको बता दूं कि आपके पेपर में कुछ प्रश्न ऐसे भी आएंगे जहां पर आपको ऐसा लगेगा कि यार ये प्रश्न मैंने कभी पढ़े नहीं है, वही प्रश्न ये मैं करवा रहा हूँ आप लोगों के साथ। थोड़ा सा टफ है, याद रखेंगे। स्वतः शोध, स्वतः शोध। आगे लेके चलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है। सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? कॉलम ब्रूस का, ड्रेव हल का, रिहान का, क्रो का। बताएंगे प्रश्न का उत्तर। ध्यान रखना है, ये जो कथन कहा है क्रो और क्रोशाब ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए हुए प्राप्तांकों के समूहों में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? अब आप सबको पता है कोई भी नंबर बार बार आता है तो उसे क्या कहते हैं? बहुलांक, मध्यमान, मध्यांक, मानक विचलन। जब भी कोई संख्या बार बार आता है उसे बहुलांक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ मैं। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, मतलब बच्चा हमेशा क्या करता है? अपने शिक्षक का नकल करता है, तो वो क्या कहलाएगा? सीखना, अनुकरण, कल्पना, चिंतन। हमारे द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की नकल करना क्या कहलाएगा? बिल्कुल अनुकरण कहलाएगा। आगे लेके चलता हूं मैं, एक सेकेंड। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सामयिक तनाव कहलाता है। कोई भी इच्छा आपके मन में उठी या आवश्यकता उठी, उस पर अगर रुकावट आ जाए तो आपके अंदर एक सामयिक तनाव पैदा होता है, उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व, कुंठा, चिंता, तनाव। उसे आप लोग फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, कुंठा कहते हैं। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट होता है प्यारे मित्रों, हम लोग क्या करते हैं, किसी कड़ी में फंसे रहते हैं। मान लीजिए आपके पास दो प्रकार की समस्या आ गई या फिर दो प्रकार के आपके पास प्लान आ गए, तो आप सोचते हैं किसी एक को कैसे चूज करूं, तो वो होता है द्वंद्व। क्या होता है? द्वंद्व। क्या होता है? वो द्वंद्व होता है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। कौशल सीखने की पहली अवस्था है, किसी भी कौशल को सीखना है तो पहली अवस्था क्या रहेगी? यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय या अनुकरण। कोई भी कौशल सीखना है तो अनुकरण होना जरूरी है। मतलब क्या? मान लो आपको लिखना सीखना है, तो आप लोग क्या करेंगे? टीचर कैसे लिख रहा है वैसे आप बच्चे को लिखना सिखाएंगे, अनुकरण कराएंगे, इमिटेशन कराएंगे। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। प्रश्न का उत्तर पढ़ेंगे आप लोग। स्तंभाकृति, आवृत्ति, बहुभुज, संचय आवृत्ति, रेखा चित्र। याद रखेंगे, स्तंभाकृति। स्तंभाकृति कहलाती है किसी भी आकृति को स्तंभों के रूप में प्रदर्शित करना, स्तंभाकृति कहलाता है। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता? स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता, मतलब स्मृति का मापन नहीं करना है उसके लिए। प्रत्याहवन विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि, पुनः सीखना विधि। स्मृति, तार्किक विधि। तार्किक विधि का प्रयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं करेंगे। प्रत्याहवन विधि करते हैं, पहचान विधि करते हैं, पुनः सीखना। देखिए, स्मृति के 3 स्टेप होते हैं, आप सबको पता है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। स्मृति के 3 भाग होते हैं, रिटेंशन, रिकॉल और रिकॉग्नाइज। पहचानना, पुनः सीखना और आपको क्या करना, एक और तर्क, आपका मतलब क्या बताया मैंने? रिकॉल, रिटेंशन और रिकॉग्नाइज, ठीक है। इस तरह से आगे लेके चलता हूँ मैं। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए, कोई भी बच्चा है, छात्र है, कक्षा में प्रश्न पूछना चाहता है तो आप क्या करेंगे? प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए, लास्ट में है रोक देना चाहिए। भाई आप बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करें। बच्चों के मन में जो भी प्रश्न आ रहे हैं बच्चा पूछेगा, तब उसका उत्तर जान पाएगा और अच्छे से सीख पाएगा, और छात्र शिक्षक संबंध भी अच्छा होता है। तो ये सुपर 30 प्रश्न हो गए आप सबके। अब 30 में से आप लोगों ने कितने सही किए मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। 30 में से कितने सही किए आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 31 नंबर, फेज 3। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है इंटरफेरेंस इन एजुकेशन मीन्स, मतलब शिक्षा में कोई भी अवरोध है तो उसका तात्पर्य क्या है? बालक का विद्यालय न जाना, बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक ही कक्षा में रहना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। मतलब क्या कि बालक क्या कह रहा है कि बालक शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है पूछ रहा है। तो बालक का विद्यालय ना जाना, बालक का विद्यालय में प्रवेश ना लेना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक ही कक्षा में रहना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। तो शिक्षा में अवरोध मतलब क्या होगा कि कोई भी बालक स्कूल तो आया पर स्कूल आने के बाद उसने ठहराव नहीं रहा, स्टेबिलिटी मतलब वो पलायन कर गया।
अब वो पलायन कैसे किया, मतलब कोई भी सामाजिक कारक या पारिवारिक कारक भी हो सकते हैं। तो बच्चा यदि 1 साल तक ही स्कूल में रहे और पलायन कर जाए, तो माइग्रेट कर जाए, तो इसमें क्या होगा, शिक्षा में रुकावट होगा। ठीक है, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है, मतलब सीखने के स्तर में शामिल है। पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना, अन्वेषण। देखिए हम बात करते हैं जेरोम ब्रूनर साहब की, तो ज्ञान अबोध लिखते जाएंगे, ज्ञान अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण और लास्ट में आता है मूल्यांकन। क्या होता है मित्रों, मूल्यांकन। तो आपसे पूछ रहा है कौन नहीं है, ठीक है ना, याद रखेंगे अन्वेषण शामिल नहीं होता यहाँ पे, बाकी सब होते हैं। आगे लेके चलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है, मतलब मोटिवेशन, बालक की व्यक्तिगता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना, लास्ट में ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। आपसे पूछ रहा है कि बालक के सीखने में किसको उपयोगी माना जाएगा, सभी को। यदि बच्चे को अच्छी प्रेरणा देते हैं तो बच्चा आगे बढ़ता जाएगा, और आपने उसको नकारात्मक पुनर्बलन दिया तो बच्चा छोड़ देगा, माइग्रेट कर जाएगा। उपरोक्त सभी आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1 सेकेंड। समस्या समाधान का प्रथम चरण है, बहुत प्यारा प्रश्न है, कई बार पूछा प्रश्न है आप लोगों के सामने। ये समस्या समाधान का पहला चरण पूछ रहा है, समस्या की पहचान, आंकड़ा संग्रहण, परिकल्पना का निर्माण और लास्ट में है परिकल्पना का परीक्षण। प्यारे में तो हम बात करते हैं किसी भी समस्या के समाधान की, तो पहला चरण होता है समस्या की पहचान करना। भाई आप लोग किसी बच्चे में कोई भी समस्या है तो आप उसकी पहले पहचान कर रहे हैं कि इसको कौन सी समस्या है, उसके बाद ही उसके समाधान तक ही आप पहुँचते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान बताएंगे, आप लोगों से पूछ रहे हैं। फुल स्पीड हम लोग चल रहे हैं तो शेयर भी करना है आप लोगों को। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या होगा, सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण, पृथक्करण। कोई भी संप्रत्यय निर्माण करना है आप लोगों को तो उसका पहला चरण क्या होगा, प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण मतलब क्या होता है कि आप जांच लें कि क्या समस्या है, मतलब जो वस्तु रखी है वो सामने वो क्या है, प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, आगे चलते हैं, आप एक एक करके पूरे स्टेप समझ लो आप लोग। प्रत्यक्षीकरण मतलब मान लो, देखो आप लोग अपने बेड में सोए, उदाहरण दे रहा हूँ, आप अपने बिस्तर में सोए हो, लाइट बंद है, आपके ऊपर कुछ गिरा, गिरने के बाद आपको लगा कुछ गिरा होगा, पता नहीं, ऐसा लगा आपको। उसके बाद चल रहा है तो आपको लगा कि इसके 4 पैर हैं, तो ये हो सकता है छिपकली हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, प्रत्यक्षीकरण कर रहे हो, है ना। फिर विभेदीकरण करना मतलब अंतर करोगे, ये 4 पैर है मतलब कुछ और भी हो सकता है, चूहा भी हो सकता है, मतलब अंतर करना। पृथक्करण करना मतलब 4 पैर हैं, उसके पूंछ है कि नहीं, पूंछ कैसी है, लंबी है, छोटी है, कैसी है, पृथक्करण करना। फिर सामान्यीकरण मतलब 2 पैर हैं, उसके 4 पैर हैं, सामान्यीकरण है, पूंछ भी है, सामान्यीकरण है, मतलब अंतर कैसे करोगे, फिर उसके चलने के हाव भाव से कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं संप्रत्यय निर्माण की। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से किनका नाम सुजन शास्त्र के पिता के रूप में हुआ है, whose name is associated with the father of एगेनेसिस, है ना। सुजन शास्त्र, कोरंक्रो, गाल्टन, रॉस, वुडवर्थ। सुजन शास्त्र कहते हैं, ध्यान रखना, गाल्टन शास्त्र, गाल्टन साहब ने दिया है, सुजन शास्त्र के जनक कहलाते हैं गाल्टन साहब। अब आपको मिलाना है, फिर से मिलाने वाला प्रश्न आ गया आप सबके सामने, ध्यान से देखना प्रश्न को। देखिए जेरोम ब्रूनर साहब ने क्या दिया है, ये तो बहुत बार बताया हुआ मेरा प्रश्न है। जेरोम ब्रूनर साहब ने क्या दिया है सबको पता है, आशुबेल का क्या है, ग्लेजर क्या है, गार्डन का क्या है। गार्डन साहब ने क्या दिया है आप सबको पता है, बताएंगे प्रश्न का उत्तर, ध्यान से देखिए। चलिए आगे चलते हैं, लेकिन आपको मैं इसके जो है आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड नंबर 4312, 4312। ठीक है, इसको मैच करिए आप लोग। 4312 मतलब ऐसा प्यारे मित्रों, पहले का 4 हो जाएगा, मतलब ब्रूनर साहब का आ जाएगा संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान, आशुबेल का आ जाएगा अधिगम संगठक शिक्षण प्रतिमान, ग्लेजर साहब का आ जाएगा साइनोटिक शिक्षण प्रतिमान, गॉर्डन साहब का आ जाएगा बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। ठीक है, 4312 है। अच्छा, तो ग्लेजर साहब यहाँ जाएंगे, गार्डन साहब आपका साइनोटिक शिक्षण प्रतिमान में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे लेके चलता हूँ आप लोगों को प्रश्न नंबर नेक्स्ट पर। 38 नंबर प्रश्न आपको देखना है, निम्न में से सामाजिक मूल्य
कौन सा है? सामाजिक मूल्य पूछ रहे हैं आप लोगों से, सोशल वैल्यू पूछ रहे हैं, सहायतापरक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल्य प्रवृत्ति, आक्रामकता की भावना, आवश्यकता। बताएंगे, प्रश्न का उत्तर बताएंगे। सामाजिक मूल्य में सहायतापरक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति तो नहीं आएगा, प्राथमिक लक्ष्य भी नहीं आएंगे, आक्रामकता की आवश्यकता। आप लोग आक्रामकता सामाजिक व्यवहार में आक्रामकता नहीं करते, सहायतापरक व्यवहार आता है, आप लोगों का उत्तर हो जाएगा सहायतापरक व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, 39 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके दो सुधार हेतु किया गया? मानसिक उद्वेलन जिसे आप लोग कहते हैं, ध्यान रखना, माइंड मैपिंग भी कहते हैं, मेंटल स्टिमुलस भी कहते हैं, मतलब दिमाग को क्या करना, परेशान करना, उलझन में डालना। तो ये क्यों किया गया? समझ में सुधार करने के लिए, अनुप्रयोग में, सृजनात्मकता में, समस्या समाधान में। बिल्कुल समस्या समाधान इसका उत्तर जाएगा, आप लोग कर लेंगे समस्या समाधान। मानसिक उद्वेलन का प्रयोग समस्या समाधान के लिए किया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे लेके चलता हूँ आप लोगों को मैं। संज्ञानात्मक संपत्ति का न्यूनतम स्तर है। संज्ञानात्मक संपत्ति का न्यूनतम स्तर आपसे पूछ रहा है। संप्राप्ति, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। अब भी मैंने बताया था आप लोगों को, ज्ञान सबसे पहले स्तर पे आता है, ठीक है। चलिए, फिर आता है बोध, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण। आगे चलते हैं। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना को केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसने कहा है? बहुत प्यारा प्रश्न है, ये डम्बिल साहब का कथन है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा किसी एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण करना, ये अवधान कहलाता है। डम्बिल साहब का कथन है, आप लोग एज इट इज याद कर लेंगे, डम्बिल साहब ने कहा है। बीसमती करने का उपाय है, मतलब चीज़ों को भूलना। बीसमती करना मतलब चीज़ों को भूलना। अब 40 प्रश्न हो गए हैं, 40 प्रश्न में आप लोगों ने कितने सही किए उत्तर बताएंगे आप लोग। बीसमती करना मतलब चीज़ों को भूलना। भूलने को कम करने के लिए कौन सा उपाय है? सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। देखिए, बीसमती कम करने का उपाय मतलब ज़्यादा ना भूलें, उसको कम कैसे करोगे? कैसे करोगे? पाठ की पुनरावृत्ति, मतलब किसी को बार बार आप दोहराओ, दोहराने से क्या होगा, वो चीज़ें कम भूलेंगी आप लोगों को। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन क्रिया है किसने? डीवी द्वारा, गिलफोर्ड द्वारा, क्रूज द्वारा, रॉस द्वारा। बताएंगे प्रश्न का उत्तर। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया है, पूछ रहा है। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, आपसे पूछ रहा है, यह कथन किसका है? बताएंगे आप लोग। बिल्कुल रॉस साहब का कथन, प्यारे मित्रों लिख लेना, रॉस साहब ने कहा है ये कथन। आगे लेके चलता हूँ आप लोगों को मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अच्छी स्मृति की विशेषता क्या होती है? अच्छी स्मृति क्या होती है? शीघ्र पुनः स्मरण करना, शीघ्र पहचान करना, अच्छी धारणा करना, ये सभी। स्मृति के 3 भाग होते हैं, आप सबको मैंने अभी बताया था आपको। देखिए, जब हम बात करते हैं स्मृति की, तो स्मृति के 3 भाग होते हैं, पुनः स्मरण करना, पहचान करना और धारण करना, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है, क्या है? कौशल अर्जन, ज्ञान अर्जन, व्यवहार में परिवर्जन, व्यक्तिक समायोजन। उत्तर बताएंगे। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? कौशल अर्जन, कौशल सीखना, ज्ञान अर्जन, ज्ञान अर्जित करना, व्यवहार में परिमार्जन, व्यवहार में परिवर्तन करना, और व्यक्तिक समायोजन। उत्तर क्या रहेगा आप लोगों का? बताएंगे। ध्यान रखना, व्यवहार में परिमार्जन। सीखने का सबसे अच्छा अर्थ होता है व्यवहार में परिमार्जन करना, व्यवहार में परिवर्तन करना। मैंने पहले ही बताया आप लोगों को। तो इसके सीखने के 2 अर्थ होते हैं, एक संकीर्ण अर्थ होता है, अधिगम के संकीर्ण अर्थ होते हैं। अधिगम का संकीर्ण अर्थ होता है सीखना, और अधिगम का व्यापक अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन पहले भी सिखाया आप लोगों को मैंने प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा पूछा है आप लोगों से। उत्तर देखेंगे, अवधि, नवीनता, रुचि, आकार। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा, रुचि। जब तक आपके अंदर रुचि नहीं होगी तब तक आप ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, ठीक है, इस तरह से। चलिए आगे लेके चलता हूँ आप लोगों को मैं। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है, मतलब अवधान, द इंटरनल और सब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन ऑफ अटेंशन। अवधान से प्रश्न पूछा है कि आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारण क्या है। प्यारे मित्रों, आज जो 100 क्वेश्चन कर रहे हैं ना, यहाँ से एज इट इज प्रश्न आपके भी पेपर में फंसेंगे, तो एंड तक बने रहना है। रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, व्यक्तिनिष्ठ पूछा है। आंतरिक अथवा आंतरिक पूछा है ना, अब भी बताया था मैंने। उद्दीपक, वस्तु प्रविधि, प्रकाश, ध्वनि, गंध। देखिए आंतरिक पूछा मतलब आंतरिक मतलब रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति, आंतरिक में यही आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? कोई भी शिक्षण प्रक्रिया हो रही है, आप किसका ध्यान ज़्यादातर रखेंगे? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता,
अनुशासन और नियमित उपस्थिति, गृह कार्य की जांच में लगन, और लास्ट में विषय वस्तु की कठिनाई का स्तर। तो देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में आप किसका ध्यान ज़्यादातर रखेंगे? पढ़ाते समय किसका ध्यान रखेंगे? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का, मतलब सभी बच्चे सक्रिय रूप से सहभागिता ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ये आपका ज़्यादा उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 49, 49 नंबर प्रश्न में पहुँच गए हम लोग। चलिए, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? मतलब आपकी कौशल का स्थानांतरण हो, स्किल का ट्रांसफर हो, उसके लिए क्या उपयोगी है? कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य। रेखीय अभिकर्म, शाखीय अभिकर्म, और लास्ट हो जाएगा आप लोगों का तैयारी और अर्जन। प्यारे मित्रों, हम बात करते हैं कौशल के स्थानांतरण की, तो कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य है। मतलब कौशल का स्थानांतरण होता रहता है, वो स्थायी नहीं रहता। ठीक है, चलिए। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अनुक्रिया प्रकट करेगा? कोई छात्र पढ़ रहा है तो आप उसको बुला रहे हैं, तो आप किसके द्वारा प्रकट करेंगे? दृष्टि संवेदना द्वारा, स्पर्श संवेदना द्वारा, ध्वनि संवेदना द्वारा, प्रत्यक्ष संवेदना। मैंने आपको बुलाया तो सुनकर ही आप पलटवार करोगे ना, मतलब ध्वनि संवेदना, मतलब ध्वनि संवेदना। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए उपलब्ध नहीं है। समस्या समाधान विधि, गतिविधि उपागम, व्याख्यान विधि, प्रोजेक्ट विधि। प्राथमिक स्तर पर आप किसको बेहतर नहीं मानोगे? व्याख्यान विधि को आप बेहतर नहीं मानोगे। आगे चलता हूँ लेके आप लोगों को मैं। प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसने की, किसे माना जाता है? प्रश्नोत्तर विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉन्टेसरी को, कॉल्डवेल कुक को, फ्रॉवेल को, सुकरात को। जब हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर विधि की, तो आप लोग बताएंगे सुकरात साहब ने प्रश्नोत्तर विधि दिया, फ्रॉवेल साहब ने मॉन्टेसरी विधि दिया, और मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी वो अलग है ना। फ्रॉवेल साहब ने मॉन्टेसरी पद्धति दिया। आगे चलते हैं। समस्या समाधान में क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? समस्या समाधान में क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समस्याओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर, या फिर लास्ट में लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। बताएंगे प्रश्न का उत्तर। समस्या समाधान पूछ रहा है आप लोगों से, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, मतलब अच्छा किया जा सकता है? समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, मतलब आप उसी समस्या से संबंधित किसी और छोटी मोटी समस्या का प्रयोग करके भी आप समाधान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और अच्छे से। सृजनात्मक मतलब नए करने वाले, प्रतिभाशाली मतलब होशियार बच्चे। बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है किसमें? उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। बताएंगे प्रश्न का उत्तर। हम बात करते हैं इस प्रश्न की, तो ध्यान दीजिएगा, जब हम प्रतिभाशाली बालक की बात करते हैं तो हम लोग सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बालक दोनों को हम लोग अनुकूलित और प्रेरक निर्देश दें, जिससे बच्चे डीमोटिवेट ना हो और मोटिवेट होकर आगे अपना कार्य करते रहें और बोर भी ना हो। आगे चलते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। प्रश्न देखिए, CWSN बच्चों की बात करते हैं, ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहलाते हैं। चाइल्ड विथ स्पेशल नीड होता है इसका फुल फॉर्म, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड। तो उनको शिक्षा कैसे उपलब्ध कराई जानी चाहिए? ऑप्शन पढ़ेंगे आप लोग। अन्य समान बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। हम बात करते हैं प्यारे मित्रों किसकी? समावेशी शिक्षा की, इंक्लूसिव एजुकेशन की। इंक्लूसिव एजुकेशन होता है ये समावेशी शिक्षा। तो इसमें सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाने की बात करते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से अक्षम हो, चाहे सामाजिक रूप से अक्षम हो, चाहे आर्थिक रूप से अक्षम हो, सभी को समान बच्चों के साथ शिक्षा दीक्षा दी जाती है। यही समावेशी शिक्षा की अवधारणा है। आगे चलता हूँ लेके आप लोगों को मैं। प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं? ऑप्शन पढ़ेंगे। स्वभाव के अंतर्मुखी, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। प्रतिभाशाली बालक कैसे होते हैं? बिल्कुल स्वभाव से अंतर्मुखी होते हैं क्या? नहीं। अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते? नहीं। अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, जो भी वो निर्णय लेते हैं उसमें वो डिटरमाइंड होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है?
ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्न में से किस क्षमता से संबंधित है? ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना, सही व धारा प्रवाह बोलना, जानना समझना व लिखना, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। ध्वनि संबंधी जागरूकता पूछ रहा है आप लोगों से, इसका उत्तर बताएंगे। किस क्षमता से संबंधित है? ध्वनि संरचना पर चिंतन करना, उसमें हेरफेर करना, सही में धारा प्रवाह बोलना, जानना समझना व लिखना, व्याकरण के नियमों को लिखना। ध्वनि संरचना में चिंतन करना व उनमें हेरफेर करना, इसका उत्तर हो जाएगा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ आप लोगों को मैं। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? अति संवेदनशील बच्चे हैं, उनको सिखाने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, ये गलत है। फटकार आप क्यों लगाओगे? हाँ, फटकार नहीं लगाना है। फटकार लगाए तो बच्चा और ज़्यादा क्या हो जाएगा? डीमोटिवेट हो जाएगा और स्कूल छोड़ देगा। आगे लेके चलता हूँ आप लोगों को मैं। प्रोजेक्ट विधि किस पर आधारित है? ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट विधि की खोज किसने की? सबसे पहले तो मुझे बताएंगे आप लोग। प्रोजेक्ट विधि को और किस नाम से भी जाना जाता है ये भी बताएंगे, और प्रोजेक्ट विधि खोज किसने की ये बताइए। प्रोजेक्ट विधि किस पर आधारित होता है? व्यवहारवादी, प्रयोजनवादी, उपयुक्ततावादी, इनमें से कोई नहीं। प्रोजेक्ट विधि को हम लोग कहते हैं प्रयोजनवादी, प्रेगमेटिस्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं लेके आप लोगों को। किस विधि के अंतर्गत किसी इकाई को सूक्ष्म खंडों में विभक्त कर शिक्षण कराया जाता है? मतलब इकाई को छोटे छोटे भागों में तोड़कर शिक्षण किया जाता है। संश्लेषण विधि में, खोज विधि में, समस्या समाधान विधि में, विश्लेषण विधि में। ऐसी कौन सी विधि है जिसमें पूरी इकाई को तोड़कर छोटे छोटे खंडों में पढ़ाया जाएगा? विश्लेषण करना मतलब छोटे छोटे खंडों में तोड़ना, और संश्लेषण करना मतलब सभी खंडों को इकट्ठा पढ़ाना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है किस पर? खेल पद्धति किस पर आधारित? आप देखिए 60 प्रश्न हो गए, 60 में आप लोगों ने कितना सही किया मुझे बताएंगे आप लोग। ठीक है, निचली कक्षाओं में शिक्षण खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है किस पर? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार आया है। शिक्षण सिद्धांत पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। बताएंगे प्रश्न का उत्तर। ध्यान रखेंगे आप लोग, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ठीक है, और स्पीड चलेंगे थोड़ा सा अपन लोग। 100 क्वेश्चन करना है। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय डैश द्वारा दिया गया। अचेतन, चेतन, मन, अचेतन मन सबका संप्रत्यय फ्रायड साहब का दिया हुआ है, सिगमंड फ्रायड लिखेंगे आप लोग। सिगमंड फ्रायड ने क्या किया है? मन के बारे में बताए हैं। एक मिनट। मन ठीक है, पर यहाँ सामूहिक अचेतन लिखा है तो यहाँ पे युंग होगा प्यारे मित्रों, यहाँ पर युंग लिखना। बाकी चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन, ये तीनों जो है फ्रायड साहब का है। चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन तीनों। बाकी आप लोग ध्यान रखना, सामूहिक अचेतन मन ये संप्रत्यय युंग ने दिया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं आप लोग लेके। जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण क्या है? जी वालस के अनुसार उद्भवन, उद्भाषण, मूल्यांकन, उपक्रम। प्यारे में तो ध्यान रखना, उपक्रम जी वालस के अनुसार प्रथम चरण होता है किसका? सृजनात्मक चिंतन का। आगे लेके चलता हूँ। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। वुडवर्थ ने स्मृति का अभी बताया था, धारण, पुनर्स्मरण, पहचानना, तर्क करना। मैंने मतलब तर्क करना स्मृति का आयाम नहीं होता। 3 आयाम होते हैं, धारणा, पुनर्स्मरण करना, पहचानना और पुनः धारण करना, पुनः स्मरण करना। ठीक है, चलिए। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा उतारा है तो यह किसका उदाहरण है? मैंने इस पे प्रश्न लिए है आप लोगों के साथ। विस्थापन, उदात्तीकरण, रूपांतरण, प्रतिक्रिया निर्माण। विस्थापन करना, अपने गुस्सा को ट्रांसफर करना। मानसिक स्वास्थ्य और डैश में घनिष्ठ संबंध है। मानसिक स्वास्थ्य और किस में घनिष्ठ संबंध? वृत्ति में, स्वीकारता में, बचने में, समायोजन में। मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध होता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित है? व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित फ्रायड, आइजेंक, कैटल, आलपोर्ट। देखिए व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित जो प्रश्न पूछता है ना, तो हम लोगों को ध्यान रखना है फ्रायड साहब। कौन? व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से सिगमंड फ्रायड। ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? प्रगतिवादी सिद्धांतों पर। आगमन, निगमन, प्रश्नोत्तर, समस्या समाधान। प्रगतिवादी सिद्धांत
बताएंगे। आप लोगों को तो हो जाएगा समस्या समाधान। समस्या समाधान विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। मानसिक स्वास्थ्य को खोजना और उनको बनाए रखना अध्ययन का केंद्र किसने कहा है? सैफर ने, हेडफील्ड ने, ड्रेवर ने या लैडल ने? बताएंगे उत्तर। याद रखेंगे ड्रेवर साहब का कथन, ये ड्रेवर साहब ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? स्मरण करने की कौन सी विधि है? मिश्रित विधि, विचार शास्त्र विधि, 1 और 2, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल 1 और 2 मिश्रित विधि होती है और विचार शास्त्र विधि भी होती है। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया निदान की, प्रत्यक्षीकरण की, अंतःक्रियात्मक अवस्था, क्रिया और प्रतिक्रिया की, इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को उत्तर इनमें से सभी आ जाएगा। आप ध्यान रखना, ये सभी उत्तर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? परामर्श का साक्षात्कार, विश्वास, वैयक्तिक बुद्धि, संप्रेषण। आपसे पूछ रहा है परामर्श का एक तत्व नहीं है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर संप्रेषण परामर्श का एक तत्व नहीं है। एक मिनट, वैयक्तिक विधि आएगा यहाँ पर। संप्रेषण रहता है, वैयक्तिक विधि आएगा। ठीक है, वैयक्तिक विधि। चलिए आगे चलते हैं। 70 प्रश्न में कितने सही हुए? आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में बताइए जरा। 70 प्रश्न में आप लोगों ने कितने सही किए हैं? अहम निर्देशित होता है, बताएंगे। ऑप्शन पढ़ेंगे। सुख के सिद्धांत द्वारा, वास्तविकता सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा, समान सिद्धांत द्वारा। अहम निर्देशित होता है, अहम इज डायरेक्ट, वास्तविकता सिद्धांत, इड, ईगो, सुपर ईगो। सिगमंड फ्रॉइड साहब ने, ध्यान दीजिएगा, सिगमंड फ्रॉइड साहब ने इड, ईगो और सुपर ईगो ये क्या बताए हैं? 3 टर्म बताए हैं। इसमें जो ईगो है, अहम है, ये वास्तविकता सिद्धांत पर आधारित होता है। ध्यान से देखिएगा, वास्तविकता सिद्धांत पर ईगो आता है और आदर्शवादी सिद्धांत पर सुपर ईगो आता है। लिखेंगे सुपर ईगो आता है, परा अहम कहते हैं हिंदी में, परा अहम, परा अहम। और समान सिद्धांत द्वारा, ध्यान रखें, सुख के सिद्धांत पर आता है आपका इड, इदम, सुख के सिद्धांत पर इडम। ठीक है, चलिए आगे लेके चलता हूँ मैं। मेंस में इस पे और अच्छे से कर लेंगे अपन लोग तैयारी इसका। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपयुक्त कथन किसने कहा है? सृजनशीलता मानसिक क्रियाओं को अभिव्यक्त करने का मानसिक क्रिया है, परिणामों को अभिव्यक्त करने का। यह कथन किसका है? क्रो का, जेम्स ड्रेवर का, रॉस का, स्किनर का। बताएंगे, प्रश्न का उत्तर बताएंगे। क्रो साहब का है ये कथन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 75 नंबर प्रश्न, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। उपयुक्त कथन किसका है? स्मृति सीखी हुई वस्तु का प्रयोग है। मैकडूगल का, वुडवर्थ का, रॉस का, ड्रेवर का। वुडवर्थ का उत्तर जाएगा, वुडवर्थ। आगे चलते हैं। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की परिभाषा किसने दिया है? चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, यह कथन चिंतन की परिभाषा किसने दिया है? बोरेन ने, रॉस ने, बैलेंटाइन ने, स्किनर ने। कुछ परिभाषा से प्रश्न लिए हैं मैंने आज, थोड़ा टफ भी है आज का पेपर। बिल्कुल आप लोग ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर रॉस साहब ने दिया है। इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से जो अधिगम का डैश से है। ये तो मैंने कई बार लिया प्रश्न आप लोग के साथ में, बोध से। अधिगम का बोध से, बोध मतलब समझ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? जनतांत्रिक शिक्षण नीति, व्याख्यान, योजना, अन्वेषण, मस्तिष्क उद्दीलन। व्याख्यान, व्याख्यान जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? बोध, चिंतन, स्मृति, वर्णन। वर्णन नहीं है, बाकी सब है। CWSN का अर्थ है, मैंने अभी बताया था आपको, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। क्लाउड पिक्चर टेस्ट CWT निम्न में से किसके मापन के लिए उपयोगी है? बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता, अभिरुचि। ये प्रश्न मैंने लिया है लग रहा है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट आपके साथ में, CPT। का उत्तर आप लोग ध्यान रखना, व्यक्तित्व के टेस्ट के लिए होता है, व्यक्तित्व को मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा या कल्पना। तो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। पूर्व अनुभव के आधार पर किसी भी संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। प्रत्ययों का बनते रहना एक प्रक्रिया है। प्रत्यय बनते रहें वो कौन सी प्रक्रिया है? विषम प्रक्रिया है,
अनियमित प्रक्रिया है, सामयिक प्रक्रिया, संचयी प्रक्रिया है। ध्यान रखना ये कम्युलेटिव है, मतलब संचयी प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? पहचान जरूरी है, धारणा भी है, पुनर्स्मरण भी, अनुभूति जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलता हूँ लेके आपको। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया? हल, कैडलर, कोहलर, ब्रिक। लक्ष्य प्रवणता बताएंगे, याद रखेंगे क्लार्क एल हल ने दिया है इसका लक्ष्य प्रवणता, क्लार्क एल हल ने दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से बुश, डेविड ह्यूम, D.W. एलन एचिसन। ध्यान रखेंगे सेकेंड नंबर ऑप्शन डेविड ह्यूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रेसमैन ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया? कृषकाय, सुडोलकाय, गोलकाय, ये सभी। ये वाला व्यक्तित्व वाला मैं आगे मेंस में हम लोग अच्छे से करेंगे। आगे चलता हूँ लेके आप लोगों को। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण, कल्पना नहीं होती आगमनात्मक तर्क में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89। सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? ये बताया हुआ है मेरीफील्ड, टॉरेंसन, कॉलेन, ब्रूस, कैंट। कॉलेन ब्रूस है ना सृजनात्मक परीक्षण, टॉरेंस हैं, अरे कंफ्यूज हो गए, टॉरेंस साहब ने। कौन है प्यारे मित्रों? टॉरेंस साहब ने। चलिए आगे चलते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व संयोजन को निर्धारित करता है। कथन किसका है? ये तो याद है आप लोगों को, बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षण में दौरान उतार चढ़ाव आवाज में किसका उदाहरण होगा? बिल्कुल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। उद्दीपन परिवर्तन कौशल स्टिमुलस ट्रांसफॉर्मर्स स्किल कहलाता है। 90 प्रश्न में कितने सही हुए बताएंगे प्रश्न का उत्तर आप लोग, कितने सही किए आप लोगों ने? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? प्रोजेक्ट विधि, सामूहिक परिचर्चा, व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संगणन का सिद्धांत निम्न से किसकी व्याख्या करता है? ये तो मैं बताया आप लोगों को, स्मृति की। संगणन का सिद्धांत स्मृति की व्याख्या करता है। चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की? चिंतनशील सोच, बहुत प्यार प्रश्न, DOB साहब ने। चिंतनशील सोच DOB साहब ने दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है? प्रभाव, विधिकता, मौलिकता, प्रभाव, व्यवहारिकता, बारंबारता, प्रभाव, विविधता, मौलिकता और विस्तारण। बिल्कुल सही है। ये वाला चौथा नंबर हो जाएगा सृजनात्मकता की विशेषता में। बोन फ्रेन ब्रेनर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया हुआ आप लोगों के साथ में। पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार सामाजिक रीति रिवाज और परंपराओं को किस स्तर में शामिल किया जाता है? बाह्यमंडल। सामाजिक रीति रिवाज पूछे, घटना मंडल, लघु मंडल, बृहद मंडल। सामाजिक रीति रिवाज कहाँ आएंगे? ध्यान रखेंगे आप लोग इस प्रश्न का उत्तर में। सामाजिक रीति रिवाज कहाँ आएंगे बताएंगे, प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप लोग। सामाजिक रीति रिवाज ये ध्यान रखना है आपको, बृहद मंडल में आते हैं। सामाजिक रीति रिवाज बृहद मंडल में आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 97 प्रश्न आप लोगों के साथ में। डैश ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय, अब इस सामूहिक अचेतन में अभी बताया था युंग साहब ने। सामूहिक अचेतन, एक कक्ष में विद्यार्थियों को कुछ नहीं बताया जाता है और उन्होंने सावधानी पूर्वक बनाए गए प्रश्नों के माध्यम से हाल तक पहुंचाया जाता है। वे पास में उपलब्ध पुस्तकों और अन्य सामग्री उपयोग में ला सकते हैं। प्रयोग में लाई गई शिक्षण विधि है प्रयोगशाला विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, समस्या समाधान विधि, प्रोजेक्ट विधि। कुछ भी नहीं बताए गए और सावधानी पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से हॉल तक पहुंचाया जाता है। पास में उपलब्ध पुस्तकों और अन्य सामग्री उपयोग में ला सकते हैं। अच्छा, कौन सी विधि होगी ये? बिल्कुल ह्यूरिस्टिक विधि है, खोजपूर्ण विधि है। ह्यूरिस्टिक मतलब होता है खोजपूर्ण विधि। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड लास्ट। कक्षा में क्रिया को प्रधानता देने वाले प्रथम शिक्षा शास्त्री कौन थे? क्रिया को कमेनियस, पेस्टोलॉजी, फ्रॉवेल, किलपैट्रिक। क्रिया मतलब विलियम किलपैट्रिक, फ्रॉवेल, कमेनियस कौन थे बताएंगे? सेकेंड नंबर ऑप्शन पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी क्रिया को प्रधानता देने वाले। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आप सबके साथ में। किस विधि में छात्र काम करके सीखते हैं? काम करके सीखते हैं। पाठ्यपुस्तक विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, अन्वेषण विधि। एक्सप्लोरेशन विधि बिल्कुल सही है, आपको उत्तर जाएगा। अन्वेषण विधि हो जाएगा आपका उत्तर। इसे कि विलियम किलपैट्रिक साहब ने दिया है, खोजपूर्ण विधि भी कहते हैं इसे। सो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, मेरी प्यारी गृहिणियों, ये थे आज के सुपर 100 प्रश्न आप सबके साथ मैंने साझा किया। यदि मेरी मेहनत पसंद आई है, वीडियो पसंद आए तो शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।